वो कहते हैं गंगू तेली और एक तरफ राजा भोज, वो राजा भोज हैं, हम गंगू तेली हैं। जिसको वो सामने खड़ा कर दे इंडिया के, खुद तो वो आते नहीं इंडिया से लड़ने, बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना आपस में आमने सामने हो। यही होता है कि हम खामा खाई में वो बीच की बिल्ली, एक गेम होता है ना, तो बीच की बिल्ली बनते हैं हम और मारे जाते हैं। तो उधर से हमें इंडिया वाले दो थप्पड़ लगाते हैं कि किस लिए आ गए हो, और इधर से चाइना हमें पुश करता है कि जाके इंडिया को कुछ बोलो। ऐसी ऐसी चीजों में हम बाकी पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया में है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के अंदर क्यों है। सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल, जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस्तेकाम होगा, आपकी प्रायोरिटीज होंगे। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, ये लार्जली दुनिया पाकिस्तान में कारोबार करने क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी आबादी है, कहा जाता है 230 टू 30 टू 40 मिलियन की आबादी है। उसने लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करके, लोकल सतह पर लोगों को प्रमोट करके, यकीन करें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ लोगों को, अगर 3 पाकिस्तान में लाए ना, तो वो एक बनता है 70 करोड़ लोगों को। और उन्होंने कहा कि आईफोन 14 हम इंडिया के अंदर बनाएं। अब उन्होंने पहला एप्पल स्टोर खोल दिया। पाकिस्तान के अंदर अभी तक एप्पल स्टोर नहीं है, न पहले था न अब है। क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान नहीं आते? यूएई हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या इवन इंडिया हो, एक एक एटमॉस्फेयर होता है हर कंट्री का जहाँ पे लोग अपनी कंपनी को ले जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमें पैसा भी मिलेगा, हर तरह का फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने चाइना का नाम लिया, सी पैक की बात की, तो सी पैक में क्या हुआ है? सी पैक में चाइना ने पैसा जरूर लगाया है, लेकिन चाइना को मिला क्या रिटर्न में? कुछ भी नहीं। जाहिर है यहाँ पे जिस तरह के हालात है सिक्योरिटी को लेकर, कभी टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, कभी अपने ही मुल्क के अंदर बाकी जो तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो अटैक कर रही होती हैं, तो उस ऐसी सूरत हाल में कौन आएगा? चाइनीज कंपनीज को भी नुकसान ही हुआ है। या ये हम अगले को काफर मारना, कत्ल करना, हम समझते हैं कि ये ठीक है, सब जायज है? मतलब जो हमने चीनी के साथ, चीनी तो खैर बच गया इससे। सर मेरा ख्याल है कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया। अगर ऐसी बात ना होती तो शायद आसिया बीवी वाला केस ना होता, जो 2 क्रिश्चियन मियाँ बीवी लाहौर में जिंदा जला दिए थे। उस टाइम पर ही किसी ने आवाज उठाई होती या इस चीज को रोका गया होता, सलमान तासीर साहब को ना मारा गया होता। वजीर आजम था तो मोदी को कहता था इतना बड़ा, इतना छोटा बंदा, इतना बड़ा बंदा है, सॉरी पता नहीं क्या लफ्ज बोलता था, स्मॉल मैन इन ऑफिस ना, ये एक टर्म बोलता था। तो अभी जब वो ऑपोजिशन में जाते हैं तो तारीफें करने शुरू कर देता है। तो एशियन टाइगर कह दिया है। एक तरफ एशियन टाइगर है इंडिया, एक तरफ चाइना है, वर्ल्ड फैक्ट्री। ये दोनों के साथ ही हम कारोबार नहीं कर रहे, दोनों तरक्की कर रहे हैं, और हम जो है वो दोनों के साथ ही हमारे मामलात खराब हैं। हम तो, दुनिया तो चाइना से फायदा उठा रही है और हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 600 किलोमीटर का, 585 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम कोई फायदा नहीं ले रहे। ये एशियन टाइगर कह के भी हम इंडिया से जो है वो तजारत, बिजनेस और इंगेजमेंट नहीं कर पा रहे। हाउ डू यू सी दिस? चाइना जो है बार बार चाइना ही फिलहाल आगे आता है, क्योंकि चाइना का भी ये है कि उसे हमारे सिवा कोई है नहीं जिसको वो सामने खड़ा कर दे इंडिया के। खुद तो वो आते नहीं इंडिया से लड़ने, बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना आपस में आमने सामने हो। यही होता है कि हम खामा खाई में वो बीच की बिल्ली, एक गेम होता है ना, तो बीच की बिल्ली बनते हैं हम और मारे जाते हैं। तो उधर से हमें इंडिया वाले दो थप्पड़ लगाते हैं कि किस लिए आ गए हो, और इधर से चाइना हमें पुश करता है कि जाके इंडिया को कुछ बोलो। ऐसी ऐसी चीजों में हम कई बार चले जाते हैं जो इसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इंडिया के साथ जरूर ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल भी इंगेज नहीं रखा हुआ, और किसी किस्म का ना ट्रेड कर रहे हैं, और चले ट्रेड भी ना करें, अब दुश्मन समझते हैं अगर तो दुश्मन ही समझते हैं, मगर सीख तो लें। सीख तो इंसान दुश्मन से भी लेता है कि वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं। और वहां पे अगर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि एप्पल वालों ने भी अपना जो है वो ऑफिस या अपनी जो है वो शोरूम वहां पे खोल लिया है, एप्पल के फोन भी अब वहां बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनको कोई सिक्योरिटी होगी ना, वो यही समझ रहे होंगे ना। एप्पल शोरूम अगर वहां पर होगा या वहां पे बना करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होगी, तो उनको पता होगा कि जी हमें पैसा भी वापस मिल जाएगा, और हमें आके किसी ने कुछ और रिलीजन का या कोई और बात कह के मारना भी नहीं है। और वो ये है कि इंडियंस को आजकल गल्फ के अंदर, वैसे तो पूरी दुनिया में है वो लोग,
हर जगह मुख्तलिफ अच्छी पोजीशंस पे भी बैठे हुए हैं, दरमियाने पोजीशन पे भी बैठे हुए हैं, नीचे की पोजीशन पे भी बैठे हुए, लेकिन ओवरऑल आपको नजर आते हैं। एक चीज वो ये है कि एजुकेटेड लोग हैं, एप्पल को पता है कि यार मुझे यहाँ के लिए अमेरिका से या यूरोप से या किसी और जगह से बंदा बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने जगह ओपन कर ली और मुझे यहीं से सारा कुछ मिल जाएगा। उसकी वजह क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टॉप क्लास की होती है वहां पर, बल्कि बहुत फेमस है दुनिया भर में। फिर स्किल्ड लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एक बहुत बड़ी मार्केट है वहां पे, हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड लोग आपको अवेलेबल है। ये दूसरी चीज। द थर्ड, कि लोग मेहनती हैं, लोग हठहरामी नहीं करते, करते हैं लेकिन शायद बहुत ना होने के बराबर है, वो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको हार्ड वर्किंग लोग मिलते हैं जो काम करते हैं, अपने काम के साथ लॉयल रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये 3-4 वो चीजें हैं जिसकी वजह से एप्पल जैसी कंपनी, इससे पहले उन्होंने चाइना से अपना कारोबार उठाकर उसकी प्रोडक्शन प्लांट लगाना शुरू किया इंडिया के अंदर, और उन्होंने कहा कि आईफोन 14 हम इंडिया के अंदर बनाएं। अब उन्होंने पहला एप्पल स्टोर खोल दिया। पाकिस्तान के अंदर अभी तक एप्पल स्टोर नहीं है, ना पहले था ना अब है। ये कोई 5-10 लाख रुपए उन्होंने इंडिया के इन्वेस्ट किए होंगे, करोड़ों डॉलर्स के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट होती। और ये भी नहीं है कि अगर मुंबई में खोल दिया तो वो अभी बेंगलुरु में नहीं खोलेंगे, बेंगलुरु में खोल दिया तो न्यू दिल्ली में नहीं खोलेंगे, न्यू दिल्ली में खोल दिया तो वो जो है वो किसी और स्टेट में जो है वो नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं है, वो खोलेंगे, वो मतलब अमृतसर में भी खोलेंगे, वो जो है वो केरला में भी खोलेंगे, वो और बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं कि वो खोलेंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही पूरी दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया, और उसका रीज़न ये था कि जो रशिया है वो पूरे यूरोप को गैस और ऑयल की आपूर्ति करता है। वहीं दुनिया भर में बहुत सारी दूसरी चीज़ों का एक्सपोर्ट रशिया करता है, जैसे कि ग्रेन्स और फर्टिलाइज़र। वहीं यूक्रेन भी पूरी दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर था इस युद्ध के पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इस युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर आया, उसकी चपेट में बहुत सारे देश आ गए, लेकिन इस मंदी से इंडिया बचा रहा। और उसका रीज़न ये था कि इंडिया ने इस युद्ध के दौरान एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखी, रशिया से तेल खरीदा और उस तेल को अपने रिफाइनरीज में रिफाइन करके यूरोप को बेचा। वहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस का भी कहना है कि इंडिया कंटिन्यू अच्छी ग्रोथ दिखाता रहेगा, और इस रिसेशन के दौर पे इंडिया अकेला ऐसा देश है पूरे प्लेनेट में जो एक ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब पूरी दुनिया में ऐसे हालात चल रहे हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया लगातार तरक्की कर रहा है और इंडिया में बिजनेसेस खुल रहे हैं, स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं और इंडिया अच्छी खासी ग्रोथ रेट दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को ये बात पता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, और कोई भी बड़ी कंपनी ऐसे देश में कभी नहीं आएगी जहां इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो,